डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र, हाइड्रो पावर प्लांट्स, जल विद्युत संयंत्र, बायोमास यानी कि जैव मात्रा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। गतिशील वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। ये शिप देखो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्लोथ्स बंधे हुए हैं उन्हें पाल कहते हैं। उनका क्या रोल है? जब हवा चलेगी तो इस पाल से टकराएगी और टकराकर इस पाल को आगे की ओर धकेलेगी और ये जो शिप है वो आगे की तरफ मूव करेगा। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। उदाहरण के लिए आटा चक्की और पानी खींचने के लिए किया जाता था। आजकल पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की को यानी कि विंडमिल्स को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु के गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र या जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की की घूर्णी गति यानी कि रोटेटरी मोशन का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। बहती हुई हवा पंख को घुमाती है, जिससे जुड़ा जनरेटर विद्युत उत्पन्न करता है। विंड टरबाइन, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत धीरे घूमता है। धीमी गति को देखते हुए हम जनरेटर से बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते, इसलिए जनरेटर से जोड़ने से पहले इसे गियर बॉक्स से जोड़ते हैं, जिससे इसकी गति या स्पीड बढ़ जाती है। गियर बॉक्स को ब्रेक से जोड़ा जाता है। ब्रेक्स ब्लेड्स की स्पीड को कंट्रोल में रखते हैं। अगर तूफान आ जाता है तो ब्लेड्स की गति बढ़ जाती है, जिससे ब्लेड्स और विंडमिल दोनों को नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत को केबल्स या तारों के माध्यम से बेस में लगे ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। ट्रांसफार्मर से ये विद्युत को ग्रिड तक भेजा जाता है, जहां से ये विद्युत हमारे घरों तक आती है। किसी एक पवन चक्की से उत्पन्न विद्युत बहुत कम होती है, जिसका व्यापारिक उपयोग संभव नहीं होता। इसीलिए बहुत बड़े मैदान में बहुत सी पवन चक्कियों को लगाया जाता है। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म या विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है, जिससे नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होती है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, क्योंकि 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। क्या आप जानते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। आइए अब होने वाले इनसे लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स है। इससे हमारे एनवायरनमेंट को या पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं भी हैं। जैसे पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो, यानी कि पवन की चाल भी 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही संकाय सेल्स जैसे स्टोरेज सेल जैसे कोई पूर्तिकार सुविधा भी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन नहीं चलती। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, यानी 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खुले वायुमंडल में होते हैं। चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को इनके पंखों को सहन करना पड़ता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऑल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की क्या ज़रूरत है?
जैसे जैसे हमारी ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ही हमें अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है सूर्य। सूर्य लगभग 5 करोड़ वर्ष से निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकिरित यानी कि रेडिएट कर रहा है तथा इस दर से भविष्य में भी लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। सौर ऊर्जा का केवल छोटा सा भाग ही पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की बाह्य परत आउटर लेयर पर पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल से गुजरते समय अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब्ड हो जाता है तथा शेष भाग पृथ्वी के पृष्ठ अर्थ सरफेस पर पहुंच पाता है। हमारा देश प्रतिवर्ष 50 करोड़ किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा यानी कि आउटर एज पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं यानी कि सोलर कांस्टेंट कहते हैं। जबकि इस क्षेत्र को सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी पर माना गया है। अप्रॉक्सीमेटली इसका सन्निकट मान है 1.4 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर अथवा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। काला रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। इसी गुण का उपयोग सौर कुकरों तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि में भी किया जाता है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए दर्पणों यानी कि मिरर का उपयोग किया जाता है। सौर कुकरों में कांच की शीट का ढक्कन होता है। आइए समझते हैं सोलर कुकर किस तरह से कार्य करते हैं। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें परावर्तक तल पर यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती हैं तो परिवर्तित होकर सोलर कवर के ऊपर गिरती हैं। सूर्य की ये किरणें कांच के ढक्कन में से गुजरकर सोलर कुकर के बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं तथा कुकर के अंदर की काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं यानी कि ब्लैक सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। चूंकि सूर्य की किरणों का 1/3 भाग ऊष्मीय प्रभाव वाली अवरक्त किरणों का होता है यानी कि इंफ्रारेड रेज का होता है, इसलिए जब ये किरणें कुकर के बॉक्स में प्रवेश करती हैं तो कांच का ढक्कन इन्हें बाहर नहीं आने देता। इस प्रकार सूर्य की अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज धीरे धीरे कुकर के बॉक्स में प्रवेश करती जाती हैं, जिनके कारण सोलर कुकर के अंदर का ताप बढ़ता जाता है। यही ऊष्मा सोलर कुकर के अंदर बर्तन में रखे भोजन को पका देती है। सौर ऊर्जा की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे सोलर ऊर्जा पर काम करने वाली युक्तियां दिन के कुछ निश्चित समयों पर ही उपयोगी होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। लेकिन सौर सेलों का उपयोग करके सौर ऊर्जा को संचित कर सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 1.0 वोल्ट तक वोल्टता यानी कि वोल्टेज विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। सौर सेल बनाने के लिए स्पेशल ग्रेड के सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इस श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया बहुत ही महंगी पड़ती है, लेकिन सोलर सेल के कई लाभ भी हैं, जैसे इनमें कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता, इनका रखरखाव सस्ता है। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ ये है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों पर यानी कि रिमोट और इनएक्सेसिबल प्लेसेस में स्थापित किया जा सकता है, जहाँ पर केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में, मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर, रेडियो, बेतार संचार तंत्रों यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम,
सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में, ट्रैफिक सिग्नल्स में और बहुत से खिलौनों में सौर सेलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की गई आनत छतों यानी कि इंक्लाइंड रूफ्स पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो। सोलर पैनल में चांदी यानी कि सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, जिससे सोलर पैनल की लागत में वृद्धि हो जाती है। फिर भी सौर ऊर्जा का एक स्वच्छ और उपयोगी स्रोत है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।